सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। कई दिनों से आपकी डिमांड थी सर इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल्स को कवर करें। आज ऐसा एक आर्टिकल अपने पास है एडिटोरियल क्लास में। रेस फॉर रेलिवेंस इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका के अंदर बढ़ी हुई महंगाई के ऊपर, इसका इंडिया पे और दूसरी कंट्रीज़ पे क्या फ़र्क रहेगा। आपको आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ। इस आर्टिकल में आधा घंटा स्पेंड करो और जो भी आप सीखो ग्रामर वोकैबलरी सब का सब इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशन क्विज़ का मैं क्लास के लास्ट में आपको करवा दूंगा। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए क्विज़ को अपनी कसौटी मान के चला करो, रोज़ एक ट्राई ज़रूर दिया करो, आपको पता लगे आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। कह रहा है रेस फॉर रेलेवेंस। रेस का मतलब होता है दौड़, फॉर का मतलब होता है के लिए, रेलेवेंस का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस। कह रहा है एक अप्रोप्रिएटनेस की, रेलेवेंस की एक दौड़ सी अमेरिका में चल रही है। अब आप पूछोगे सर ये रेलेवेंस होता क्या है। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासंगिकता, इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी या अप्रोप्रिएटनेस। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आज की डेट में ये जो मशीन्स है ना जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि है टाइप राइटर और जैसे कि है कार्ट कौन सी, हॉर्स कार्ट। ये दोनों जो व्हीकल्स हैं या डिवाइस हैं रेलिवेंट नहीं है। 2022 में टाइपराइटर कोई यूज़ नहीं करेगा, सब कंप्यूटर यूज़ करेंगे। घोड़ा गाड़ी में भी कोई नहीं जाता तांगे में, सब अपनी अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपनी बाइक्स को चलाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रेलेवेंट नहीं रही 2022 में, अप्रोप्रिएट या प्रासंगिक नहीं है। आ रही है ना बात समझ में। तो ऐसी ही एक दौड़ अमेरिका में अमेरिका के फेडरल बैंक के द्वारा चल रही है, जिसमें फेडरल बैंक ऐसा चाह रहा है कि वो भी रेलेवेंट हो जाए। आज की डेट में फेडरल बैंक जो है वहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता बढ़ती हुई महंगाई को देख करके। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। इस वर्ड को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है नॉर्मल लैंग्वेज में। कह रहा है द फेड्स हाइक कैन एक्सेलरेट द एग्जिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। कह रहा है जो फेड है, अब ये फेड का मतलब क्या है, यूएस फेडरल रिजर्व, अमेरिका का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व। इंडिया में बोलते हैं आरबीआई, अमेरिका में फेड। कह रहा है जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है ना, उसकी जो हाइक आई है, हाइक का मतलब रेट्स के अंदर एक इंक्रीज करना। जैसे अपने यहाँ पे बैंक रेट होती है, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, जिस पे अपने को लोन मिलता है, वो सारी रेट्स के अंदर जो अमेरिका में हाइक आई है, ये हाइक, ये इजाफा अपने आप में एक्सेलरेट कर सकता है, तेज़ बना सकता है। और किसको तेज़ बना सकता है, उस एग्जिट को, उस निकल जाने को जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के जो है रेलेवेंस में, जो कि बाहर से लोग आकर के इंडियन कंपनीज में करते हैं। जैसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक इन रेट्स को बढ़ाता जा रहा है अमेरिकन इकॉनमी में, अमेरिकन्स अब इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से बहुत सारे एग्जिट करने वाले हैं। समझ में आ रही है ना बात। फेड की वर्ब है, हाइक की वर्ब है कैन एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है क्विकन, हेस्टन, स्पीड अप या एक्सपेडाइट। किसी चीज़ की रफ्तार को तेज़ करना, किसी चीज़ को एकदम स्पीड में लेकर के आना। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मुझे पता है, फाइनेंशियल आर्टिकल है, पढ़ने की आदत नहीं होती है, लेकिन कोशिश मैं यही करूंगा ये कहानी की तरह आपके सामने प्रोसेस करूं। वर्ड्स को पकड़ते जाओ, स्ट्रक्चर्स को देखते जाओ, ये आर्टिकल्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। सब्जेक्ट वर्ब को आपको खास माइंड करना है। ग्रीन कलर में मिलेंगे सब्जेक्ट्स, पिंक में मिलेंगी वर्ब्स। पूरे आर्टिकल में ग्रीन और पिंक कलर को फॉलो करते जाना। चलिए अब एक काम करते हैं, आर्टिकल की सबसे पहले देखेंगे सारी वोकैबलरी, ताकि अपने इसको स्मूथली बढ़ पाएँ। और उसी के साथ एग्जाम्स की तैयारी अगर करना चाहते हो मेरी गाइडेंस में, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आगे मुझे ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स के कोर्स में। बैंकिंग कोर्स में पूरा बैंकिंग का सिलेबस करवा देंगे आपको प्रैक्टिस सेट्स के साथ। क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस कवर्ड रहेगा। एसएससी में भी ऐसा ही है, कुछ सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस एसएससी में भी कवर कर लेते हैं। राइटिंग का सिलेबस जो है, देखो सिलेबस तो कुछ होता नहीं राइटिंग में, तो बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना सिखा देते हैं किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लिखना चाहो तो, एसे, समरी, प्रेसी, जो भी आप। तो 60-70 आवर्स का कोर्स है राइटिंग का, हज़ारों लोग सीख चुके हैं, फ़ायदा ले सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, कोर्सेज से रिलेटेड इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ये है अपनी वोकैब शीट, सारे वर्ड्स इस शीट में आपको मिलेंगे। जाके टेलीग्राम से डाउनलोड करो। इस नाम से अपना ग्रुप है,
सर्च करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आज बहुत सारे वर्ड्स हैं इस शीट में, रेव अप, क्रैक डाउन, ओवर आर्किंग, इवन एस, रेलेंटलेस और रीबाउंड। ठीक है, इसमें वर्ड्स तकरीबन 1000 हो चुके हैं। अगर आप ठीक से फॉलो कर रहे हो तो एसएससी बैंक की वोकैबुलरी यहाँ से आपकी पूरी हो जाती है। रेव अप करना क्या होता है भाई? देखिए, रेव बना है रेवोल्यूशन से। रेवोल्यूशन क्या होता है? गोल चक्कर। रेवोल्यूशन मतलब गोल चक्कर। और किसका? किसी पहिए का। अगर आपकी गाड़ी का पहिया, उसका रेवोल्यूशन आप तेज़ कर दो, इसका मतलब क्या है? गाड़ी को आप एक्सेलरेट कर रहे हो। भाई गाड़ी का चक्का है, पहिया है, उसको तेज़ घुमा रहे हो, रेवोल्यूशन तेज़ करवा रहे हो, तो मतलब गाड़ी को तेज़ कर रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो। वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को हमने बनाया है। रेव अप करना मतलब किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना। फ्रेजल वर्ड्स को ऐसे बड़े अच्छे तरीके से याद जो है रखा जा सकता है। अब ये रेव अप नाम का जो वर्ड है ना, तेज़ बनाने को, रफ्तार को, इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपेडाइट, क्विकन, फासन अप और हेसन। इन्हीं में से एक वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स कैन रेव अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़े हुए जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रेव अप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसका शायद एक्सेलरेट वाला सिनोनिम आपने आर्टिकल में आज देखा है ना, रेव अप का। नेक्स्ट वर्ड है क्रैक डाउन। कई बार कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले भी आया था। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना या किसी चीज़ पे शिकंजा कसना। कंट्रोल करने के लिए भी क्रैक डाउन, शिकंजा कसने के लिए भी क्रैक डाउन। इसको हिंदी में एक और आजकल आपने सुना होगा न्यूज़ में, धर पकड़ करना। धर पकड़ करना है ना। कोई जैसे कुछ चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, कुछ गैंग रैकेट चलाते हैं, तो उनकी धर पकड़ होती है ना, तो उसको भी क्रैक डाउन बोलते हैं। इस वर्ड को वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो क्रैक डाउन के सिनोनिम है सर क्रैम्प डाउन, कर्व, कंट्रोल, रेन इन। आज आप रेन इन नाम के इसके सिनोनिम को आर्टिकल में देखेंगे। रेन इन का मतलब ये होता है किसी चीज़ पर रेन यानी कि लगाम को लगाना, किसी चीज़ को, बेलगाम चीज़ को कंट्रोल में लाना। टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है धर पकड़ करने को, शिकंजा कसने को या कंट्रोल करने को टैक्स चोरों पे, टैक्स इवेडर्स पे। टैक्स इवेडर्स वो लोग हैं जो टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, टैक्स को चोरी करते हैं। अगला वर्ड है ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग का मतलब है जो ज़रूरत से ज़्यादा आर्क करे। आर्क का मतलब होता है शेडो करना, किसी चीज़ के ऊपर परछाई बन के उसके सर पे मंडराने लगना। ओवर आर्किंग का मतलब होता है मेन या डोमिनेंट या ओवर शेडोइंग। समझ गए ना, जो डोमिनेट करे। इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जॉब सिक्योरिटी इज़ द ओवर आर्किंग कंसर्न ऑफ द मेजोरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स। ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जॉब सिक्योरिटी उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे डोमिनेंट कंसर्न है। आजकल आप देख रहे हो ना बिहार में, यूपी में जो हो रहा है, प्रोटेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए हमें, 4 साल की सर्विस नहीं चाहिए, हमें 40 साल की सर्विस चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपने पास वर्ड है कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों फॉर्म में, इवन एस। इवन एस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड। इन दोनों को अगर जोड़ दो ना, एट द सेम टाइम और ऑन द अदर हैंड, इसको बना दोगे इवन एस। इन दोनों का मतलब समझ रहे हो ना, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, एट द सेम टाइम मतलब उसी वक्त। अब मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ इवन एस को कैसे यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट, द पार्टी फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इवन एज इट हैड पॉपुलर सपोर्ट। पार्टी जो है नाकामयाब रही सरकार को बनाने में, वहीं जब दूसरी तरफ इसके पास पॉपुलर सपोर्ट भी था, लोगों का पूरा सपोर्ट भी इसको मिला था। अच्छे वोट मिलने के बावजूद पार्टी सरकार नहीं बना पाई। वैसे ही इवन एज अ चाइल्ड ही वॉज अ जीनियस। एक चाइल्ड के तौर पर भी, यहाँ तक कि जब वो एक बच्चा हुआ करता था तब भी वो एक जीनियस था, ही वॉज अ जीनियस। तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाली चीज़ होती है इवन एज। कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों तरीकों में यूज़ करते हैं इसको, आज आर्टिकल में आप देखेंगे। फिर एक वर्ड है रेलेंटलेस। रेलेंट का मतलब होता है सरेंडर करना। रेलेंटलेस मतलब जो सरेंडर करने से मना कर दे, बड़ा बेरहम हो, बड़ा क्रूअल हो और रिफ्यूजिंग टू गिव अप हो, आपके खिलाफ काम करे और करता ही जाए, रुके ही नहीं। अब रुके ही नहीं से इसका दूसरा सिनोनिम बन जाता है, मीनिंग बन जाता है नेवर सीजिंग, बिना रोक टोक के चलने वाला भी रेलेंटलेस होता है। अब यूज़ करके दिखा रहा हूँ इस वर्ड को। द रिबेल्स सरेंडर्ड बिफोर अ रेलेंटलेस आर्मी। जो बागी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया एक बेरहम आर्मी के सामने, रेलेंटलेस आर्मी के सामने। और वैसे ही रेलेंटलेस ट्रैफिक नॉइस अफेक्ट्स माय वर्क। ना रुकने वाला ये ट्रैफिक का जो नॉइस है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, जो ये आवाज़ें हैं ट्रैफिक की, ना रुकने वाली, रेलेंटलेस, ये अफेक्ट करती हैं मेरे वर्क को, मेरे काम करने को।
तो ये relentless नाम का वर्ड है, इसके सिनोनिम्स हैं अनरिलेंटिंग, अनयील्डिंग, अनएक्सोरेबल। अनएक्सोरेबल थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, अनएक्सोरेबल है ना। तो अनरिलेंटिंग नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, इसके इस सिनोनिम को। फिर लास्ट वर्ड है अपना रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है जंप बैक करना। देखो बाउंड का मतलब क्या होता है, जंप करना। जब आप बाउंड करते हो ना, आपने सुनी होगी एक इडियम लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स, लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, इडियम सुनी होगी आपने। लीप का मतलब भी जंप, बाउंड का मतलब भी जंप। अगर आप रिबाउंड कर रहे हो ना, तो आप पता क्या कर रहे हो, आप नीचे गिरे किसी मामले में और फिर आप उठ करके उछल करके खड़े हो गए। रिबाउंड का मतलब होता है जंप बैक करना, रिवाइव करना। जैसे इकॉनमी है, पहले गिर जाए, फिर एक दो महीने में, एक दो क्वार्टर में इकॉनमी जो है फिर से उभर करके आए, तो अपने बोलेंगे द इकॉनमी हैज़ रीबाउंड। द शेयर मार्केट रीबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। क्रैश के 2 वीक्स के बाद शेयर मार्केट फिर गिर करके खड़ी हो गई, जंप बैक कर गई, रिबाउंड कर गई। इसको बाउंस बैक भी बोलते हैं। 6 वर्ड्स हैं, बिल्कुल डिटेल में करवा दिए आपको। यही तरीका है वोकैब को याद करने का। रिवीजन को थोड़ा टाइम जरूर से दिया करो। चलो आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, अमेरिका के रिजर्व बैंक को बोलते हैं फेडरल रिजर्व, और इसका काम क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल में लाना। अब महंगाई तो सब जगह बढ़ी हुई है, इंडिया हो चाहे यूएस हो। तो यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व में महंगाई को कम करने के लिए थोड़ा सा रेट्स को बढ़ाया है, वहाँ की इंटरेस्ट रेट्स को। अब इस रेट्स को थोड़ा नहीं, पहले भी बढ़ा चुका है और इस बार फिर से बढ़ाया है, और ऐसा कह भी रहा है फेडरल रिजर्व कि मैं फिर से एक बार बढ़ा सकता हूँ। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये ज़रूरी कदम थे, उठाने पड़ेंगे अमेरिका को, लेकिन इन कदमों का एक बुरा परिणाम, बैड रिजल्ट ये होगा कि अमेरिकन इकॉनमी थोड़ी सी सिकुड़ेगी, और एक बुरा नतीजा इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ये निकलेगा कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स नकदी कम होने की वजह से भारत से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकाल लेंगे, तो स्टॉक मार्केट्स भी गिर सकती है। बस आज की टोन जो ओवरऑल जो है एनालाइज करने वाली है, एनालाइज करके बता रहा है कि इससे क्या क्या हो सकता है विद इन यूएस एंड आउटसाइड यूएस। शुरू करें। कह रहे द यूएस फेडरल रिजर्व ऑन वेंसडे इम्प्लीमेंटेड इट्स स्टीपेस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन मोर देन 27 ईयर्स। इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे दो यूएस फेडरल रिजर्व जो है, अब ये फेडरल रिजर्व आप समझ चुके हो है ना, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व है, इसने बुधवार को इम्प्लीमेंट कर दिया। और किसको इम्प्लीमेंट किया, ये अमल में लेकर के आया अपने ऐसे इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज को, इंटरेस्ट रेट में इजाफे को, जो है आज तक का स्टीपेस्ट, आज तक का सबसे गहरा। तो सबसे ज़्यादा जो है स्टीपेस्ट जो है इजाफा इसने इंटरेस्ट रेट में किया। और कब, मोर देन 27 ईयर्स, पिछले 27 सालों में ज़्यादा से। अब देखो ये काम कैसे हुआ है। कह रहा एज इट फाइट्स टू रेन इन रन अवे इन्फ्लेशन। कह रहे जैसे जैसे साथ साथ, एज का मतलब ये होता है वहीं दूसरी तरफ साथ साथ। कह रहे जैसे दूसरी तरफ साथ साथ ये फाइट करता है रेन इन करने को, कंट्रोल करने को, क्रैक डाउन करने को, ऐसे इन्फ्लेशन पे, ऐसी महंगाई पे जो रन अवे हो चुकी है। रन अवे का मतलब जो रन करके अवे चला गया हो, आपके हाथ से बाहर निकल गया हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। आ गया सेंटेंस समझ में। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने इंप्लीमेंट कर दिया है 27 सालों में अपनी सबसे स्टीपेस्ट इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज को, इंटरेस्ट रेट में इजाफे को, जो सबसे गहरा है 27 सालों का। जैसे जैसे ये फाइट करता जा रहा है रेन इन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसी महंगाई को जो इसके हाथ से रन अवे हो चुकी है। फेडरल रिजर्व की वर्ब है इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अमल में लाना। फेडरल रिजर्व के आगे द लगेगा, सरकारी संस्था है। इट की वर्ब है फाइट्स, रेन इन, क्रैक डाउन, क्लैम्प डाउन, कर्ब, कंट्रोल, सबका मतलब होता है किसी चीज़ पे काबू पाना। रन अवे आपके लिए एक नया वर्ड है, लेकिन बड़ा आसान है। हर वो चीज़ रन अवे है जो रन करके अवे हो चुकी है, आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चलो अब मुझे एक बात बता सकते हो, ये स्टीपेस्ट तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। स्टीपेस्ट, स्टीप, स्टीपर, स्टीपेस्ट, पता होगा ना आपको। तो ये स्टीपेस्ट के आगे द क्यों नहीं लगा हुआ। चलो सब लोग कमेंट्स में अपडेट करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिखोगे तो याद रहेगा हमेशा। किस वजह से स्टीपेस्ट के आगे हमने द नहीं लगाया। चलो और आगे बढ़े, जिनको नहीं आता कमेंट्स में देख लेना। कह बेयरली 6 वीक्स आफ्टर रेजिंग द पॉलिसी रेट बाय हाफ अ परसेंटेज पॉइंट एंड अंडरस्कोरिंग द लाइकलीहुड ऑफ एडिशनल 50 basis point increases at the next couple of meetings, Chairman Jerome Powell stressed it had become essential to increase the rate increase by 75 basis points to bring inflation down.
लंबा सेंटेंस है लेकिन इसको छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, फिर इसमें कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। कह रहे बेयरली बड़ी मुश्किल से, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, तीनों का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। कह रहे बड़ी मुश्किल से, और किसके भाई, 6 महीने बाद के, और किस चीज़ के, रेज कर देने के पॉलिसी रेट को, और किसके द्वारा, 0.5 परसेंटेज पॉइंट के द्वारा, आधे परसेंटेज पॉइंट के द्वारा। और दूसरी चीज़ किस चीज़ के भाई, अंडरस्कोर करने के, एम्फसाइज करने के, रोशनी डालने के, ध्यान खींचने के उस लाइकलीहुड की तरफ, उस संभावना की तरफ जो है एडिशनल और ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज का, इतने इजाफे का अगली कपल ऑफ मीटिंग्स के अंदर। कह रहा है इस पूरे घटना के बेयरली 6 वीक्स के बाद, इस पूरे घटना के महज 6 हफ्तों के बीचों बीच हुआ क्या, जो ये रिजर्व बैंक है ना अमेरिका का, फेडरल रिजर्व, इसके जो चेयरमैन है जिनका नाम है जेरोम पोवेल, इन्होंने स्ट्रेस किया, इस चीज़ पे जोर दिया कि अब ये चीज़ बन चुकी थी इसेंशियल, इट हैड बिकम इसेंशियल। और क्या चीज़, कि इंक्रीज़ किया जाए रेट को, और बजाय किसके, बजाय 75 बेसिस पॉइंट से, ताकि ब्रिंग किया जाए इन्फ्लेशन को डाउन, लाया जाए महंगाई को नीचे। तो 6 हफ्ते पहले इन्होंने पॉलिसी की रेट को बढ़ाया था 0.5 परसेंटेज पॉइंट से, और बोला था अगली कपल ऑफ मीटिंग्स में भी आधा आधा हम बढ़ाते जाएंगे। इसी घटना के बिल्कुल 6 महीने के अंदर ये बदल गए। चेयरमैन साहब ने इस बार जोर देके ये कहा कि अब महंगाई को देख करके ये लगता है इट हैड बिकम इसेंशियल कि इंक्रीज करें हम 50 बेसिस पॉइंट्स की जगह 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज करें इंटरेस्ट रेट्स को, ताकि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सके। आई बात समझ में? सेंटेंस ऐसे बनता है, चेयरमैन की वर्ब है स्ट्रेस्ड, इट की वर्ब है हैड बिकम। अच्छा, बेयरली आप समझ गए ना, बड़ी मुश्किल से। 6 वीक्स आफ्टर रेजिंग एंड 6 वीक्स आफ्टर अंडरस्कोरिंग, दोनों ही आफ्टर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। 6 वीक आफ्टर रेजिंग एंड अंडरस्कोरिंग। अंडरस्कोर करना मतलब किसी चीज़ पे रोशनी डालना, ध्यान खींचना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, एम्फसिस करना, एम्फसाइज करना, ठीक है, एम्फसाइज करना। तो ये सिंपल सा वर्ड है, बहुत बार किया हुआ ये वर्ड आता होगा आपको शायद। बेसिस पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है एक जो है फिजिक्स इसमें, मैथ्स में। देखो ये मेरे ख्याल से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर 50% कैसे बढ़ सकती है, 75% कैसे बढ़ सकती है। तो परसेंटेज और बेसिस पॉइंट्स में मैं आपको फ़र्क सिखा देता हूँ। मान लीजिए 10 थी इंटरेस्ट रेट्स और आपने कर दी 11। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, एसएससी बैंक्स के, आपसे पूछता हूँ मैं, परसेंटेज टर्म्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे, सर इंक्रीज़ हुआ है एक का, पहले थी 10 इंटू में 100 कर देता हूँ तो ये निकल के आ जाएगा 10%। ऐसा ही कुछ आएगा ना भाई, पहले थी 10 अब हो गई 11, एक बढ़ गया 10 में तो 10% बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बढ़ा है 10%। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट्स टर्म में कितना बढ़ा है तो आप बोलोगे 1 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ा है। अब देखो ये 1 पॉइंट नहीं है, एक्चुअल में 100 पॉइंट्स हैं। अगर 1 पॉइंट बढ़ा हो तो अपने इसको बोलते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स। आ रही है बात समझ में? या बोलते हैं 100 परसेंटेज पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट और परसेंटेज पॉइंट का मतलब होता है, समझ गए ना, अगर एक बढ़ा है तो 100, मान लो आधा बढ़ा होता, 10 से 10.5 हुआ होता, ठीक है, 10.5 हुआ होता, तो आप बोलते सर परसेंटेज टर्म्स में तो 5% बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज पॉइंट या बेसिस पॉइंट टर्म्स में 50 बढ़ चुका है। तो ये एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट होती है बेसिस पॉइंट या परसेंटेज पॉइंट, इसका परसेंटेज से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। चलो, the overarching message he asserted was that the Fed recognized the hardship inflation was causing and had the resolve to restore price stability with singular focus। कह रहा इस पूरी घटना के अंदर पहले बोला था आधा बढ़ाएंगे, फिर बढ़ा दिया 75 बेसिस पॉइंट, 0.75% है ना। कह रहा इस पूरी घटना में इनका मैसेज क्या था फेडरल बैंक का? कह रहे जो ओवर आर्किंग मैसेज था, जो मेन मैसेज था, ओवर आर्किंग मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा शेडो हो, लंबी शेडो हो, जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो। कह रहे जो सबसे मोटा मैसेज था इस आदमी ने असर्ट किया, इस पोवेल साहब ने, वो था वॉज दैट, वो ये कि जो द फेड है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वो रिकॉग्नाइज करता था उस हार्डशिप को, उस परेशानी को जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन कॉज कर रहा था। और इसके पास, फेड के पास हैड द रिजॉल्व भी था, इरादा भी था, डिटर्मिनेशन भी थी कि ये रिस्टोर कर सके, बहाल कर सके दामों में स्थिरता को, प्राइस में स्टेबिलिटी को। और कैसे? सिंगुलर फोकस के साथ, एकमात्र
जो है फोकस के साथ। तो ये मैसेज इसका निकल करके आया है। इन जेरमी पॉवेल साहब ने यही बोला, जेरोम पॉवेल ने, कि हम समझ पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितनी जो है हार्डशिप को कोज कर रहा है अमेरिकन को, और हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा इरादा है कि प्राइस स्टेबिलिटी को हम इंश्योर करें सिंगल फोकस के साथ में, और किसी चीज़ पे भी अपना फोकस अभी नहीं रखेंगे। समझ गए कहानी? मैसेज की वर्ब है वॉज, मैसेज की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है असर्टेड, ही आया है जेरोम पॉवेल के लिए। द फेड की वर्ब है रिकॉग्नाइज्ड, और द फेड की दूसरी वर्ब है हैड। फेड रिकॉग्नाइज द लीड हार्डशिप एंड द फेड हैड द रिजॉल्व। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। समझते हो ना, हैव को जब मेन वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं, आई हैव अ पेन, यू हैव ए कार, दे हैड द रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, विल, इरादा। रिस्टोर का मतलब होता है फिर से पुरानी अवस्था में लाना, बहाल करना किसी चीज़ को। सिंगुलर फोकस मतलब एकमात्र फोकस। चलो और आगे बढ़े। हार्डशिप मतलब आपकी जो है डिफिकल्टी, किसी चीज़ की परेशानी, हार्डशिप। Acknowledging that inflation had surprised to the upside since the Federal Open Market Committee (FOMC) had last met in May, he said the committee agreed that the larger increase was required to anchor inflation expectations। अब इसी के साथ में इन्होंने कुछ और भी जोड़ दिया। इन्होंने पहले समझाया कि हमारा मैसेज और हमारा इरादा ये है, फिर इन्होंने कुछ और भी कह दिया। एक्नॉलेज करते हुए, इस चीज़ को मानते हुए, दैट वो ये कि इन्फ्लेशन जो है सरप्राइज कर चुका है अपसाइड की तरफ। सरप्राइज टू द अपसाइड का मतलब होता है ऊपर की तरफ इतना चले जाना कि सब सरप्राइज हो जाएं। कह रहा मानते हुए इस चीज़ को, महंगाई ऊपर की तरफ इतनी चली गई है कि हम हैरान हो गए हैं इस चीज़ को मानते हुए। और कब से? जब से अमेरिका की ये जो कमेटी है ये हैड लास्ट मिली थी मई महीने के अंदर। कह रहे इस चीज़ को मानते हुए कि इसके बाद से ऐसा हो चुका है। तो इन साहब ने ये कह दिया, जेरमी साहब ने, कि है सर कि जो कमेटी है ना ये भी एग्रीड थी, ये भी तैयार थी इस चीज़ पे, दैट वो ये कि एक बड़े इंक्रीज़ की ज़रूरत थी। अ लार्जर इंक्रीज वाज रिक्वायर्ड। तो 50 की जगह 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज ज़रूरी था। और क्यों करने के लिए, किस काम को करने के लिए? एंकर करने के लिए, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को स्थिर या स्थायी बनाने के लिए, महंगाई से जो आशाएं सभी को हैं। तो कभी महंगाई हो जाती है 8%, कभी महंगाई हो जाती है 4%, कभी हो जाती है 7.5%। तो महंगाई थोड़ी कम भी होनी चाहिए और थोड़ी सी स्थायी या स्थिर भी होनी चाहिए। तो इसको एंकर करवाने के लिए इन्होंने ऐसा सोचा कि थोड़ा सा और अच्छे से जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? इन्फ्लेशन की वर्ब है हैड सरप्राइज्ड। सरप्राइज टू अपसाइड का मतलब है अप साइड में जाकर के, ऊपर की जाकर की तरफ जाके सबको सरप्राइज कर देना। अगर सरप्राइज टू डाउन साइड होता तो लिखते हम, इसका मतलब होता है कि नीचे की तरफ जाकर के सबको सरप्राइज कर देना। कमेटी की वर्ब है हैड मेट, ही की वर्ब है सेड। अब देखो, ही ने जब ये सेड किया, ही ने जब ये कहा जेरमी साहब ने, तब इन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस पूरी बात को। समझ रहे हो? एक्नॉलेज का मतलब ही होता है मान लेना। तो इस पूरी बात को मानते हुए ही ने सेड किया। एक्नॉलेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसे ही काम करती है। कमेटी की वर्ब है एग्रीड, लार्जर इंक्रीज की वर्ब है वॉर वॉज। एंकर का मतलब होता है स्थायी करना, किसी चीज़ को स्टेबिलिटी या परमानेंस देना। जहाज में एंकर होते हैं बड़े बड़े लोहे की चेन्स। जब भी तूफान आता है तो जहाज अपने एंकर्स को पानी में फेंक देता है, तो वो एंकर्स बहुत नीचे जाते हैं पानी में और अपने वजन से जहाज को खड़ा रखते हैं, है ना। वहीं से इस वर्ड को हमने एंकर वर्ड को निकाला है। आगे बढ़ेंगे। करा विद यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन क्विकनिंग टू ए फ्रेश 4-decade high of 8.6% in May, spurred by housing, petrol, and food prices. The Fed admitted that price pressures had spread to a broad range of goods and services. कह रहा है इस चीज़ के साथ ही विद, अच्छा किस चीज़ के साथ भाई? अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन के क्विकन हो जाने के साथ ही। अब ये क्विकन वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हो ऊपर, एक्सेलरेट होना, क्विकन होना, रेवअप होना, हेसन होना, है ना, एक्सपेडाइट होना। करेक्ट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन जो है, अमेरिका का जो खुदरा इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, उसके तेज हो जाने के साथ ही, ऊपर आ जाने के साथ ही, और कहाँ पे? फ्रेश 4-decade हाई पे जो है 8.6% का मई महीने के अंदर। तो मई महीने में 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई अमेरिका में आ गई है, 8.6%। कह रहे ये वो महंगाई है जो स्पर्ड बाय है, जो इंस्टिगेटेड बाय है, जो इनकरेज्ड बाय है हाउसिंग, पेट्रोल और फूड के प्राइसेस की वजह से, मकान, पेट्रोल और खाने के दामों की वजह से।
कह रहा हुआ क्या, कह रहा इस चीज़ के साथ हुआ ये कि जो फेड है ना, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, इसने ये भी मान लिया कि जो प्राइस के प्रेशर्स हैं, जो महंगाई का जो प्रेशर है, वो स्प्रेड हो चुका था एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही फैली हुई रेंज में जो है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब इन तीनों चीज़ों तक प्राइस राइज सीमित नहीं है, खाने को और पेट्रोल को और हाउसिंग को लेकर के बाकी जगह भी महंगाई देखने को मिल रही है। ऐसा इन्होंने यूएस के फेडरल रिजर्व ने बताया। समझ में आ गया सेंटेंस? इस चीज़ के साथ ही ऐसा काम हुआ। फेड की वर्ब है एडमिटेड, प्राइस प्रेशर्स की वर्ब है हैड स्प्रेड। स्पर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये आया है इन्फ्लेशन के लिए, वो इन्फ्लेशन जो स्पर हो चुका है, जो एनकरेज हुआ था, स्टिमुलेट हुआ था। क्विकनिंग मतलब तेज होना, किसी चीज़ की रफ्तार पकड़ना। ये सारे सिनोनिम्स आपको मैं करवा चुका हूँ। चलो आगे बढ़े, सवाल आपसे यहाँ करेंगे फटाफट। हैड के बाद में स्प्रेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो क्या रीज़न है भाई इसका? चलो रीज़न बड़ा आसान है सर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है जो हमें दिखाई दे रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनका V1 V2 V3 सेम होता है। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। अब ये वर्ब कहीं भी कैसे भी यूज़ हो रही हो, इसका सेम जो है फॉर्म रहेगा। आपको खुद से चेक करना है ये वर्ब कैसे काम कर रही है। तो इनमें जैसे स्प्रेड तो आई गई, फिर कट है, फिर पुट है, इसके बाद हिट, हर्ट, फिर कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट है ना। फिर कोस्ट भी एक ऐसी वर्ब है, स्प्लिट भी एक ऐसी वर्ब है, वेड भी एक ऐसी वर्ब है, शट भी एक ऐसी वर्ब है। तो ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं सर जिनकी V1 V2 V3 सेम रहेगी। इनको बार बार आप देखोगे, बोलोगे, यूज़ करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, आपके दिमाग में बैठेगी। रीड भी एक ऐसी ही वर्ब है। आगे बढ़े, आज के क्विज में इन वर्ब्स के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, याद रखना इन वर्ब्स को, है ना। चलो कह रहा इवन एज इट रियलाइजेज दैट इट हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल over supply side factors including Russia's invasion of Ukraine and COVID related lockdowns in China. The US central bank said it was determined to continue raising interest rates. अब बहुत लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ेंगे, इतना पढ़ लोगे फिर आगे बाकी का समझ में आएगा। कह रहे जहाँ एक तरफ दूसरी ओर, इवन एस कह रहे जहाँ दूसरी ओर ये रियलाइज करता है। अब ये कौन है भाई, इट कौन है? ये इसकी बात हो रही है जो है मतलब यूएस के फेडरल रिजर्व की। कह रहे जहाँ एक तरफ यूएस का जो है अमेरिका का रिजर्व बैंक है इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, उसको ऐसा एहसास है दैट कि इसके पास ना के बराबर कंट्रोल है। वेरी लिटल मतलब ना के बराबर, इसके पास ना के बराबर कंट्रोल है सप्लाई साइड के फैक्टर्स पे, जिसमें शामिल है रशिया का आक्रमण, इन्वेजन जो है यूक्रेन का, और कोविड-19 रिलेटेड जो लॉकडाउन्स हैं चाइना के अंदर। कह रहे इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए वहीं एक तरफ हुआ क्या, दूसरी तरफ ये हुआ कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है ना, इसने ये भी कह दिया कि ये बड़ा डिटर्मिन्ड था, बड़ा ही पक्के इरादे वाला था कि ये जारी रखेगा इंटरेस्ट रेट्स को रेज करना, कंटिन्यू करना। और कब तक? टिल इट सॉ कंपेलिंग एविडेंस दैट इन्फ्लेशन वॉज स्लोइंग टूवर्ड्स इट्स 2% गोल। कह रहे जब तक ये देख ना ले ऐसी एविडेंस को, ऐसे सबूत को जो कंपेलिंग हो, जो दमदार हो। कंपेलिंग मतलब जो कंपेल करे, दमदार हो। और वो सबूत ये हो कि इन्फ्लेशन जो है स्लो कर रहा है, धीमा हो रहा है, और किस तरफ? अपने 2% के गोल की तरफ। तो ऐसा भी हुआ। एक तरफ तो इन्होंने बोल दिया सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन आ रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, सामान वहाँ से आ नहीं रहा, चीज़ें महंगी हो रही हैं। यूक्रेन पे हमला कर दिया रशिया ने, इसकी वजह से सब चीज़ें दुनिया भर में महंगी हो रही हैं, हम मानते हैं। कह रहा है इस पर भले ही कंट्रोल हमारा ना हो, फिर भी हम ये कह रहे हैं हम तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहेंगे ताकि जब तक 2% की इंटरेस्ट जो है इन्फ्लेशन ना आ जाए, स्लो टूवर्ड्स यहाँ तक ना हो जाए, ऐसी कंपेलिंग एविडेंस हमें देखने को ना मिले। आगे सेंटेंस समझ में आ गया ना। इट की वर्ब है रियलाइजेस, इट की वर्ब है हैज़, सेंट्रल बैंक की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है वॉज। डिटर्मिनेंट मतलब पक्के इरादे वाला, रिजॉल्व वाला, विल वाला। इट की वर्ब है सॉ। कंपेलिंग मतलब जो कंपेल करे, जो फोर्स करे, जो इररेजिस्टिबल हो, जो दमदार हो, जिसके सामने आपको रजिस्ट ना करना पड़े, है ना, रजिस्ट कर ही ना पाओ आप जिस चीज़ को। इन्फ्लेशन का वर्ब है जो है वॉज स्लोइंग। सेंटेंसेस बहुत सिंपल हैं, आपको वो तरीका सीखना होता है जिससे सेंटेंसेस प्रोसेस कर सको। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि सब लोग इसी तरीके से जो है पढ़ना एक दिन सीख जाओ। मिस्टर पॉवेल emphasized
that yet another unusually large 75 basis point or 50 basis point increase was most likely in the meeting July. फिर पवेल साहब ने इस चीज़ पे भी emphasize कर दिया कि एक और, that yet another का मतलब होता है एक और, तो इन्होंने emphasize कर दिया कि ये that एक और जो है ऐसा ही बहुत बड़ा 75 बेसिस पॉइंट का या 50 बेसिस पॉइंट का एक इंक्रीज जो है वो मोस्ट लाइकली था, बड़ा संभावित था जुलाई की मीटिंग में इस साल। तो ऐसा इन्होंने और बता दिया कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, 75 के बाद 50-75 और भी आ सकता है अगले महीने की मीटिंग के अंदर। पवेल की वर्ब है एम्फसाइज्ड, इंक्रीज की वर्ब है वॉस। अनयूजुअली यहाँ पे एडजेक्टिव है, अनयूजुअली मतलब एबनॉर्मल तरीके से, लार्ज यहाँ पे अनयूजुअली एडवर्ब हो गया, लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। लार्ज मतलब बड़ा, अनयूजुअली मतलब अनयूजुअल तरीके से बड़ा। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये जो सब किया इसने, है ना, पवेल साहब ने, इससे अमेरिकन और इंडियन इकोनॉमी पे फ़र्क क्या पड़ेगा, है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा। कह रहा है फॉर मिस्टर पवेल एंड फेलो FOMC मेंबर्स फोकसिंग अनरिलेटिंगली ऑन टेमिंग प्राइस गेन्स थ्रू मॉनेटरी एक्शन इंक्लूडिंग रेजिंग borrowing costs and gradually tightening liquidity risk squeezing the economy into a recession। कह रहा है एक तो मिस्टर पवेल के लिए फॉर, और दूसरा इनके फेलो FOMC मेंबर के लिए। FOMC आप देख चुके हो ना, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जैसे यहाँ पे इंडिया में भी होती है RBI की कमेटी जो इंटरेस्ट रेट्स को देखती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है FOMC, और वहाँ के जो गवर्नर हैं या जो चेयरमैन है पवेल, कह रहे इन दोनों लोगों के लिए जो फोकस करने का काम है ना, सारा ध्यान जो है लगा देने का काम है। और कैसे? बेरहमी के साथ में, अनरिलेटिंगली, रिलेंटलेसली, और किस चीज़ पे? टेम करने की तरफ, कंट्रोल करने की तरफ, कर्व या रिस्ट्रेन करने की तरफ, लगाम लगाने की तरफ, प्राइस के गेंस में, महंगाई के अंदर। और किसके जरिए? मॉनेटरी एक्शन के जरिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, नकदी को बाजार में कम किया जाता है। कह रहे हैं इन सब लोगों के लिए बेरहमी से जो ये फोकस करने का काम है, सारा का सारा फोकस डालने का काम है प्राइस के ऊपर, टेम करने को, महंगाई को कम करने को, जिसमें शामिल है रेज करना बोरोइंग की कॉस्ट को, बढ़ा देना लोन लेने की कीमत को, और धीमे धीमे टाइट करना जो है, और ज़्यादा सकड़ा करना, टाइट करना लिक्विडिटी को, महंगाई को। कह रहा है ये काम जो है ना अपने आप में रिस्क करता है, जोखिम बनाता है, स्क्वीज करने का, दबा देने का, निचोड़ देने का अमेरिका की इकॉनमी को एक रिसेशन के अंदर, एक मंदी के अंदर। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका एक रिस्क ये भी है कि ये बार बार जो बढ़ाते जाएंगे ना, अमेरिका मंदी में भी जा सकता है। फोकसिंग रिस्क स्क्वीजिंग द इकॉनमी इनटू अ रिसेशन। सेंटेंस समझ में आया? फोकसिंग सब्जेक्ट है, रिस्क इसकी वर्ब है, स्क्वीज करना, किसी चीज़ को क्रश या कंप्रेस करना। जब आप नींबू पकड़ते हो, उसको स्क्वीज करते हो, तो क्या करते हो आप? समझ में आ रहा है ना, नींबू को निचोड़ते हो। वैसे ही अमेरिकन इकॉनमी जो है उसमें से आप सब कुछ निचोड़ लोगे और वो रिसेशन में जाएगी। अनरिलेटिंगली मतलब बेरहमी के साथ में, मर्सीलेसली, रेलेटलेसली, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हो। टेम करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। जब किसी जंगली जानवर को आप गले में लगाम डाल के रिस्ट्रेन करते हो ना, उसको बोलते हैं टेम करना। चलो सेंटेंस समझ में आ गया। अब ये बता दो रिस्क स्क्वीजिंग ये कौन सी स्ट्रक्चर है भाई? रिस्क ये तो हो गई मेन वर्ब। स्क्वीजिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैसे आ गया, किस वजह से लगाया गया है? स्क्वीज क्यों नहीं लगाया, टू स्क्वीज क्यों नहीं लगाया, स्क्वीजिंग ही क्यों लगाया? चलो, इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद या तो नाउन लेंगी या लेंगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नाउन आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन इनके बाद दूसरी अगर वर्ब आई इमीडिएटली इनके बाद में, तो वो आएगी जीरंड फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। सवाल ये है कि वर्ब्स कौन सी हैं, तो वर्ब्स की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये सारी की सारी वो वर्ब्स हैं इस टाइप की, ठीक है। कौन सी? कैटेगरी 2 वाली, कैटेगरी 3 वाली नहीं, सिर्फ कैटेगरी 2 वाली को ही लेना, 3 वाली को मत समझना। 3 वाली को नहीं, सिर्फ 2 वाली लेना। ये मैं एक बार निकाल देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ऐसे कंसीडर, अवॉइड, रिज्यूम, फिनिश, माइंड, नॉट माइंड, एंजॉय, टॉलरेट, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, एडमिट, डिनाई, कीप ऑन, पोस्टपोन, इमेजिन, प्रैक्टिस, रिसेंट, रिपोर्ट, काइंड हेल्प और रजिस्ट। इसमें रिस्क को ऐड कर लेना, रिस्क यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, शायद मिस हो गया गलती से। अब इन वर्ब्स के बाद क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या जीरंड आएगा, चेक करके देख लेते हैं। द पार्टी कैन नॉट रिस्क टू लूज अनदर इलेक्शन। पार्टी रिस्क नहीं कर सकती है, पार्टी ये जोखिम नहीं उठा सकती है लूज करने का एक और इलेक्शन को। अब मुझे बताओ टू लूज यहाँ पे सही है क्या, गलत है? रिस्क एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे आपको लगाना है जीरंड को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। तो कैन नॉट रिस्क लूजिंग अनदर इलेक्शन, ऐसा आपको लिखना चाहिए। वैसे ही द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू रेज बेस सैलरी अक्रॉस द बोर्ड।
मैनेजमेंट कंसीडर कर रही है रेज करने को, बढ़ा देने को बेसिक सैलरी को सभी इंप्लॉयज़ की अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी पे अप्लाई होगा। तो कंसीडरिंग के बाद में भी टू रेज गलत हो जाएगा, वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाओ, अजीब सी स्ट्रक्चर बन जाएगी कंसीडरिंग रेजिंग, पर ठीक है यही बनने वाली है ना, सही है। कंसीडरिंग के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है। नाउन आ रहा है तब पंगे मत लो, वर्ब आ रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई कैन नॉट इमेजिन टू फेल दिस एग्जाम, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इस एग्ज़ाम में फेल होने का। भले फेल हो भले ही फेल ना हो, ये टू फेल गलत है यहाँ पे। इमेजिन के बाद लिखोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म फेलिंग। आई कैन नॉट इमेजिन फेलिंग दिस एग्ज़ाम। द बुक वॉज वर्थ टू रीड, बुक जो है वर्थ थी, लायक थी रीड करने के, है ना। तो टू रीड गलत है, वर्थ के बाद में आपको रीडिंग लगाना है। अब देखो ये वर्ड जो ये वर्थ है ना, ये वर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा कैटेगरी 2 की वर्ड्स जो है वर्ब्स में। क्यों नहीं मिलेगा? वर्थ एक एडजेक्टिव है। मैं अब आपको दो एडजेक्टिव्स बता रहा हूँ जो कैटेगरी 2 की वर्ब्स की तरह ही काम करते हैं। पहला एडजेक्टिव है वर्थ, दूसरा एडजेक्टिव है बिजी। समझ में आ रही है बात? भाई ये तीनों तो कैटेगरी 2 की वर्ब्स थी, ये तो आपको लिस्ट में मिली गई, लेकिन ये दोनों वर्ब्स नहीं है, एडजेक्टिव है, वर्थ और बिजी। ये भी कैटेगरी 2 की वर्ब्स की तरह ही काम करते हैं। तो वर्थ के बाद में भी या तो नाउन आएगा या इसके बाद में आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नाउन भी आ सकता है, जैसे द हाउस वॉज वर्थ ₹20 लाख। यहाँ पे 20 लाख रुपए एक नाउन जो है वर्थ के बाद में आ गया। हाउस 20 लाख की कीमत का था, 20 लाख की कीमत के लायक था, है ना। वैसे ही शी वॉज बिजी टू स्टडी व्हेन आई सॉ हर इन लाइब्रेरी, वो बिजी थी पढ़ाई करने में जब मैंने उसको पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में देखा। तो बिजी के बाद में भी स्टडी गलत है, आपको लगाना है स्टडीइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बार बार रिवाइज इसीलिए करवा रहा हूँ, दिमाग में बैठे हैं सारी की सारी आपके वर्ब्स, है ना। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो आ जाओ आगे। आज के क्विज में आएगा ये। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो ए सिनेरियो mirrored earlier this month in forecast by almost 70% of academic economists polled by the Financial Times and University of Chicago who foresee the US economy shrinking in 2023। अब कह रहे हैं ये जो रिसेशन में जाने की बात है ना, ये खाली हम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। कह रहे ये एक ऐसा ही सिनेरियो है, ये एक ऐसी तस्वीर है जो मिरर हुई थी, जिसका हमें परछाई देखने को मिली थी, जो एको हुई थी। और कब? इसी महीने की शुरुआत में उन फोरकास्ट के अंदर, उन भविष्यवाणियों के अंदर, उन प्रिडिक्शंस के अंदर जो की गई थी लगभग 70% एकेडमिक इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ऐसे अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो एकेडमिक हैं, जो कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं, जो पढ़ाई करवाते हैं। कह रहे जिनको पोल किया गया था, जिनका इंटरव्यू लिया गया था फाइनेंशियल टाइम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा। और जो ये वो लोग हैं जो 4C करते हैं, जो पहले से ही सी करने का काम करते हैं। 4C मतलब पहले से देखना, प्रिडिक्ट करना, जो प्रिडिक्ट करते हैं अमेरिका की इकॉनमी को श्रिंक होते हुए 2023 के अंदर। तो 70% इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं कि 2023 में इकॉनमी कम होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट की वर्ब है इज, फोरकास्ट का मतलब है प्रिडिक्शन, मिरर्ड मतलब जो मिरर हुई थी, जिसकी परछाई हमें देखने को मिली थी। ऐसा ही सिनेरियो हमें इस पूरी घटना में भी देखने को मिला। पोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जो पोल किए गए थे, जिनका इंटरव्यू लिया गया था। और हु भी इन इकोनॉमिस्ट के लिए आया है, वो इकोनॉमिस्ट जो 4C करते हैं। श्रिंक करना मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, आकार में छोटा हो जाना। ये बस यही देख पा रहे हैं कि इकॉनमी जो है श्रिंक करेगी, आकार में छोटी होगी 2023 के अंदर। अब थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे। कह रहे द फेड रिकॉग्नाइजेज दैट द टाइटर फाइनेंशियल कंट्रोल्स conditions have tempered demand, even as it posits that real GDP growth has rebounded on strong consumption spending। कह रहा है जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेड, वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज भी करता है, दैट वो ये कि इस चीज़ को पहचानता भी है कि जो ज़्यादा टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ये टेम्पर कर चुकी हैं डिमांड के साथ। टेम्पर करना मतलब किसी चीज़ को टेम्परेट बनाना, मॉडरेट बनाना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नरम बना देना। तो फेड इस चीज़ को भी मानता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस आ रही हैं, जो आर्थिक हालात चल रहे हैं, जो बहुत टाइट है, इन्होंने डिमांड को भी बहुत कम कर दिया है, टेम्पर कर दिया है। कह रहा है वहीं जब दूसरी तरफ, अब देखो इवन एज फिर से आया है, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड। कह रहा है वहीं जब दूसरी तरफ ये इस चीज़ को भी पॉजिट करता है, यही फेडरल बैंक। पॉजिट करना मतलब पुट फॉरवर्ड करना, सबके सामने रखना, प्रेजेंट करना। वो इस पूरे वाक़े को भी सबके सामने रखता है, इस स्टेटमेंट को भी, दैट वो ये कि जो ये रियल GDP ग्रोथ है, ये रिबाउंड कर चुकी है अमेरिका में
फिर से रिवाइव हो चुकी है, जंप बैक कर चुकी है स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्पेंडिंग के नाम पे, बहुत ही अच्छी डिमांड और कंजम्पशन पे जो स्पेंडिंग लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये यूँ कहता है फेडरल रिजर्व कि अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ फिर से अच्छे से हो रही है, लोग खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब डिमांड के ऊपर लोग अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये यूँ भी कह रहा है कि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं जिससे डिमांड बहुत कम हो गई है, लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। तो दो बातों को एक साथ एक ही वक्त पे फेडरल रिजर्व बोल रहा है और आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। फेड की वर्ब है वर्ब जो है रिकॉग्नाइजेस, फाइनेंशियल कंडीशंस की वर्ब है हैव टेम्पर्ड। टेम्पर का मतलब किसी चीज़ को टेम्परेट या मॉडरेट बनाना, किसी चीज़ को नरम बनाना। इट की वर्ब है पॉजिट्स, पॉजिट का मतलब होता है सबके सामने किसी फैक्ट को, किसी बात को प्रेजेंट करना। जीडीपी ग्रोथ की वर्ब है हैज़ रिबाउंडेड, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिबाउंड का मतलब होता है फिर से जंप बैक करना, गिर के फिर से खड़ा हो जाना। सारे वही वर्ब्स हैं जो आपने शुरू में वोकैब शीट में देखे थे। कह रहा है मिस्टर पोवेल हु हैड इन में अंडरलाइंड दैट द फेड वुड नॉट हेजिटेट to move policy to restrictive level if needed, on Wednesday flagged the reductions in the FOMC's median projection for growth। अब कह रहा है ये जो ऊपर वाली इन्होंने उल्टी सी बात की थी ना भाई, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी बात इन्होंने एक बार फिर से की है और कोई और बात है वो। अब वो बात क्या है? मिस्टर पोवेल जो है ना, जो मई के अंदर अंडरलाइन कर चुके थे, रोशनी डाल चुके थे दैट इस चीज़ पे कि फेड जो है, अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, वो हेजिटेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं ऐसी पॉलिसी की तरफ जो रिस्ट्रिक्टिव लेवल्स की हो, जो पाबंदी भरे लेवल्स की हो। कहने का मतलब है अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में। कह रहा है जो मई में बात कह रहे थे, कह रहा है अगर नीडिड हो, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी हम कर देंगे। मई में इन्होंने ऐसा कहा था। कह रहा है और वेंसडे को इन्होंने फ्लैग कर दिया, इन्होंने किसी चीज़ के ऊपर इशारा किया। फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना और नेगेटिव वे में। तो इन्होंने नेगेटिव वे में पॉइंट आउट किया जो रिडक्शन आई है, जो कमी आई है FOMC जो कमेटी है उसकी ओवरऑल मीडियन या एवरेज प्रोजेक्शन को लेकर के, एस्टीमेट को लेकर के, ग्रोथ को। तो FOMC ने बोला है कि ग्रोथ की प्रोजेक्शन को हम कट कर रहे हैं, रिडक्शन लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें पवेल साहब ने बोला कि ये तो गलत कर रहे हो आप, मैं तो फ्लैग करता हूँ आपकी रिजेक्शन को, मेरे हिसाब से तो गलत रिजेक्शन है, ये जो रिडक्शन आपने की है गलत है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा पॉलिसी को रेस्ट्रिक्टेड करने में। मैं जो है पिछले महीने ही कह चुके हैं इस बात को, अगर पॉलिसी को रेस्ट्रिक्टिव लेवल पे लाएंगे और अगर ला भी रहे हैं तो अपने आप ही ग्रोथ कम होगी। तो इस प्रोजेक्शन को फ्लैग करने की क्या ज़रूरत थी, इस बात पे ये बात आपको क्यों हजम नहीं हो रही है ना। पोवेल की वर्ब है फ्लैग्ड, हु की वर्ब है हैड अंडरलाइंड, फेड की वर्ब है वुड नॉट हेजिटेट। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन भरा, पाबंदी भरा। हेजिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ से हैंग बैक करना, किसी चीज़ से हिचकिचाना, है ना, रिलक्टेंस को दिखाना। चलो, प्रोजेक्शन मतलब एस्टिमेशन। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, मैं मानता हूँ आपको लग भी रहा होगा सर ये तो हमारे बस के बाहर है, लेकिन 40-50 ऐसे आर्टिकल्स जिस दिन पूरे हो जाएंगे आप खुद ही समझ जाओगे ये आर्टिकल्स कितने आसान होते हैं। डेटा ही डेटा होता है इनमें कुछ आपको इन्फ्रेंस नहीं निकालना होता, सीधे सीधे पढ़ो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कह रहा सेंट्रल बैंकर्स नाउ सी द US इकॉनमी एक्सपेंडिंग बाय 1.7% बोथ इन 22 and 23, स्लोअर देन द मार्च फोरकास्ट ऑफ 2.8 and 2.2%। सेंट्रल बैंकर्स जो हैं अमेरिका के, रिजर्व बैंक के जो लोग हैं, वो ऐसा देखते हैं। और क्या देखते हैं भाई, अमेरिका की इकॉनमी को एक्सपैंड होते हुए, बढ़ते हुए 1.7% से 22 में भी और 23 में भी। कह रहा है ये स्लोअर देन है, ये धीमा है उस मार्च की फोरकास्ट से, मार्च महीने में जो प्रोजेक्शन आई थी उससे, जो है इतने और इतने परसेंट की रिस्पेक्टिवली क्रमशः। आई बात समझ में? ऐसा वो देखते हैं। मार्च में सोचते थे इतनी होगी, अब कहते हैं कि इतनी 1.7% होने वाली है। बैंकर्स की वो सी, फोरकास्ट आप जानते हैं, प्रिडिक्शन या फोरटेलिंग। कह रहा है फॉर इंडिया, अब लास्ट सेंटेंस में बताएगा इंडिया के लिए क्या सीख है इसमें। कह रहा है फॉर इंडिया द फेड्स एक्शंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन एन एक्सेलरेशन इन द रिसेंट एक्सोडस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। कह रहा है इंडिया के लिए जो रिजर्व बैंक के एक्शंस हैं, जो हरकतें हैं, बार बार बढ़ाया जा रहा है अपने इंटरेस्ट रेट्स को, महंगाई को कम करने के लिए। कह रहा है इंडिया के लिए अमेरिका की हरकतें जो है रिजर्व बैंक की, ये लाइकली हैं कि ये रिजल्ट इन होंगी, ये इनका ये नतीजा निकलेगा। और क्या परिणाम निकलेगा, एक एक्सेलरेशन होगा, एक तेज़ी आएगी। हाल ही में जो एक्सोडस हो रहा है, एक्सोडस का मतलब होता है मास स्केल पे माइग्रेशन, बहुत ही बड़े स्केल पे बाहर निकल जाना। तो हाल ही में जो बड़े स्केल पे एग्जिट हो रही है
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स मतलब शेयर मार्केट में फॉरेनर्स का पैसा। तो इंडिया के लिए यही मतलब है इसका कि इंडिया से शेयर मार्केट से और तेज़ी से फॉरेन वाला पैसा निकलने वाला है और मार्केट गिरने वाली है। तो पहला तो इस चीज़ में होगा, है ना, ये लाइकली टू रिजल्ट इन होने वाला है। दूसरा ये लाइकली टू है कि ये स्पर करेगा। अब देखो, लाइकली टू रिजल्ट एंड लाइकली टू स्पर मोर गेन्स फॉर द डॉलर अगेंस्ट द रुपी, दस वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट। तो ये इसमें भी लाइकली है कि ये बढ़ाएगा, स्पर करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इंसाइट करेगा और ज़्यादा इजाफे को डॉलर के लिए रुपी के सामने, और इस प्रकार से बढ़ाते हुए, वाइडन करते हुए हमारे ट्रेड के डेफिसिट को, व्यापारिक घाटे को। और तीसरा लाइकली क्या है ये? तीसरा लाइकली टू है ऑल्सो फ्यूल फास्टर इन्फ्लेशन एज इम्पोर्टेड गुड्स इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल बिकम कॉस्टलियर। कह रहा है साथ ही साथ ये फ्यूल भी करेगा और ज़्यादा इन्फ्लेशन को, फ्यूल करना, स्पर करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, स्टिमुलेट करना, सबका मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना। तो कह रहा है ये स्पर करेगा, फ्यूल करेगा और तेज इन्फ्लेशन को, जैसे जैसे बाहर से आयात किए हुए जो गुड्स हैं, जो सामान है जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है, वो और महंगे होते हैं, बिकम कॉस्टलियर। आई बात समझ में? सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनी है। फेड्स एक्शंस आर लाइकली टू रिजल्ट, लाइकली टू स्पर एंड लाइकली टू फ्यूल। आई ना बात समझ में? इंपॉर्टेंट गुड्स की वर्ब है बिकम। एक्सोडस का मतलब होता है मास स्केल पे किसी का माइग्रेट कर जाना, बाहर निकल जाना। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से मास स्केल पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं क्योंकि उनके देश में नकदी कम होती जा रही है। एक्सोडस, मास माइग्रेशन। चलिए रैप अप करेंगे यहीं पे सेशन को। बहुत लंबा हो गया आज का शायद, मेरे ख्याल से ऐसे आर्टिकल में पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में टाइम लगता है। अपने क्विज पे आ जाओ। किसी चीज़ को स्टेबिलिटी देनी हो तो क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे? मैंने आपको जहाज़ से यानी शिप से इसको कनेक्ट करके दिखाया था, तो बता दो क्या वन वर्ड लगाओगे? एक्सपेडाइट, रेन इन, टेम्पर या एंकर। फिर आपसे पूछा ओवर आर्किंग क्या होता है, इस एडजेक्टिव का सिनोनिम बताओ, आपको मीनिंग निकालना है। डोमिनेंट होता है, एंकरिंग होता है, अनरिलेटिंग होता है या कंपेलिंग होता है ना? तो कोशिश करो निकालने की। दोनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में डले हुए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। हिंट्स के साथ में आंसर्स डालता हूँ और मेरे ख्याल से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढंग से पढ़ा है तो इन दोनों के मीनिंग आपको आते होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा है कंसीडर वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब या नाउन कैसे आएगा, तो चेक कर लो भाई नाउन या वर्ब किस तरीके से आपको लगाना है ना? कंसीडर, माइंड, डोंट माइंड, स्पेंड टाइम, बिजी, वर्थ, डिनाई, पोस्टपोन्ड, इमेजिन, याद है ना सारी वर्ब्स, कैटेगरी 2 की वर्ब्स। फिर सेकंड में आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे मीनिंगफुली सही बैठ सकता है? एंकर, रनअवे, ओवर आर्किंग या एक्सोडस। चारों के मीनिंग आप जानते हो, मीनिंग के हिसाब से सेकंड में आपको आंसर रखना है। थर्ड में आपसे पूछा है हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरीके से यूज़ करोगे? हिटेड, हर्टेड, डैमेज या हर्ट। ठीक है, चारों में से देख लो कैसे आप यूज़ करने वाले हो। पांचों के आंसर्स रखे हैं कमेंट्स में। फर्स्ट कमेंट में जाओ, आंसर्स को निकालो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट्स में बताना। एक शेयर और एक लाइक ज़रूर से दिया करो ताकि एजुकेटर को मोटिवेशन मिले इन क्लासेस को लाने का। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो नंबर्स आपके पास हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, एसएससी का, यूपीएससी की राइटिंग का और बैंकिंग के जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। अंटिल देन साइनिंग आउट।